नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई 3 के कक्षा 6 से 8 के एसएसटी टीचर के लिए पूछे गए प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और यह उसका वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देख रहे हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह अस्तित्व में आया था 1976 में। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था देवीलाल के द्वारा, जो कि ताऊ के नाम से भी जाने जाते थे। निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो इनमें से अधिकांश राज्य जो हैं वो भाषाई आधार पर ही बने हुए हैं। महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलुगु और हरियाणा हिंदी के आधार पर बने हुए राज्य हैं। फजल अली आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों का निर्माण जो है वह भाषाई आधार पर किया जाए। तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार भारत में क्या है? तो यह एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से हमें अधिकार मिला हुआ है। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो रेल मार्ग एवं उसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती आवश्यकता। तो यह सही होगा। शाही जलसेनानी ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी उसके लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, उसके लिए भी लकड़ी की ज़रूरत थी, जहाज़ों के लिए और अन्य कार्यों के लिए। जुताई हेतु भूमि सुधार करना, यह भी ज़रूरी था क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जंगलों को मानते थे कि ये बेकार में उगे हुए हैं और इनका कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं है, इसलिए भूमि का प्रसार होना चाहिए। वहाँ पर जो है बागान, जूट इत्यादि, वहाँ पर रबर और चाय इत्यादि चीज़ों का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इसलिए वनों का उन्मूलन को बढ़ावा दिया। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद करती थी? तो कई सारे मामलों पर। तो इसका उत्तर होगा मौलिक मामलों पर भी, यानी सब्सटेंसिव मामलों पर भी, साथ ही साथ प्रक्रियात्मक मामलों, जो बहुत सारे प्रोसेसर थे, प्रोसीजरल मामले थे, उनमें भी, और सामुदायिक मामलों पर भी, जैसे अल्पसंख्यक इत्यादि के लिए मामले बने थे, ट्राइबल्स के लिए मामले के लिए समितियां बनी थी, ट्राइबल्स के मामलों के लिए। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो सरकार के विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रक्रिया, इससे भी सामाजिक विभाजन जो है बढ़ता है, क्योंकि सरकार किसी की मांगती है और किसी को नहीं मानती है, तो सामाजिक विभाजन बढ़ता है। राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, सभी अपने अपने जात धर्म के नेता बनते हैं, तो इससे भी बढ़ता है। भारत में लोगों के अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, लोग अपने जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के प्रति, भाषा के प्रति बहुत कॉन्शस रहते हैं, जागरूक बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वह जागरूकता जो सामाजिक विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देती है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा। ये सही है, एकदम सही है। आर.एस. अवस्थी ने रेड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा साम्यवादी दल का गठन भी शुरू हो गया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था? तो मंडल आयोग के गठन के समय देश में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वह डायनेमिक है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। डायनेमिक अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है समय के अनुसार। प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, यानी कि अच्छे उद्देश्य से यह काम करती है। और प्रवृद्ध का मतलब हुआ, अंग्रेजी नहीं है यहाँ पर, तो प्रवृद्ध का मतलब ग्रोन अप हो सकता है। तो ऊपर से 2 से हम लोग देख सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का
2010 के दशक में किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर होगा फिजी में। फिजी में क्या किया जाता था कि जो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनके वोट को अधिक महत्व मिलता था, और इसके लिए वहाँ पर यूज किया जाता था कम्युनल वोटिंग सिस्टम वहाँ पर लागू थी, और इसे जो है 2013 में समाप्त कर दिया गया। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये सिस्टम वहाँ पर लागू हो गया। एस्टोनिया में दूसरे तरह की व्यवस्था थी। वहाँ पर क्या किया जाता था कि जो रूसी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके प्रति दूसरे तरह का रवैया अपनाया जाता था। आगे, निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो इसका होगा सदन की कुल संख्या का 1/10। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में है। तो उससे यह पता चलता है कि भारत का जो संघ है, भारतीय संघ, उसके घटक यानी जो अन्य राज्य जो हैं वो उससे अलग नहीं हो सकते, विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखते, यानी अलग होकर अलग देश बनने की क्षमता उनमें नहीं है, शक्ति नहीं है। तो यह भी है। भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई, यह भी सही है, क्योंकि कनाडा के जैसा हमने भी क्वासी फेडरल अर्धसंघी बनाया है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह भी सही है। जैसे कैरेबियाई देशों में संघ जो बना था, कॉन्फेडरेशन जो बना था, वह क्या था? उनके बीच समझौते का परिणाम था, और इसलिए वो बाद में टूट भी गया था। तो इसका उत्तर होगा 1 से अधिक। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया? तो यह जो है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह और रक्त की नीति उन्होंने अपनाई। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यह संविधान के अनुच्छेद 109 में बताया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है वह राष्ट्रीय पहचान की भावना को समाहित रखता है, स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को भी समाहित रखता है, और गर्व और एकता की भावना को भी समाहित रखता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्याशियों में अगर शैक्षणिक योग्यता का मानदंड नहीं रखा गया है तो इसका कारण यही है कि सबसे बड़ी योग्यता उनके लिए क्या है? विधायिका के सदस्यों के लिए, कि वे लोगों की समस्या और हितों को समझ सकें, और जिसकी जांच भी कर लेते हैं हर साल चुनाव में मतदाता। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण जो है, इससे क्या होगा कि बहुमत जो है, मतदाताओं का बहुत सारा बहुमत जो है वह चुनाव लड़ने के अधिकार से क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो नहीं लड़ पाएंगे। तो यह भी बात सही है। शैक्षणिक योग्यताएं सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भी सही बात है कि हर प्रकार की सेवा के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। और सेवा के लिए जो है सेवा भावना होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। खास करके नेताओं के मामले में तो यह और भी जरूरी है। कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार देती है? तो उस स्वयं का उत्पीड़क यानी स्वयं का शोषण करने वाला कोई भी अभिजात तंत्र जो है, कुलीन तंत्र में भी किसी को अपना उत्पीड़क होने की अनुमति नहीं है। हाँ, दूसरा कोई उत्पीड़न भले कर सकता है, राजतंत्र में जैसे लोगों का उत्पीड़न हुआ है, तो और लोकतंत्र में भी किसी व्यक्ति को अपना उत्पीड़क होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उत्पीड़न जो है वह नेता करें, प्रशासन करे उत्पीड़न, लेकिन स्वयं का उत्पीड़न करेंगे तो आप पर मामला बन सकता है। जैसे कुछ समय पहले तक आत्महत्या जो था वह क्या था? एक अपराध था। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी व्यवस्था जो व्यक्ति को अपना उत्पीड़क होने का अधिकार नहीं देती है। राज्य में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों को नेतृत्व कर सकते हैं। निर्वाचन आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं। निश्चित रूप से निर्वाचन में लोग, अगर नेता अपने मुद्दे को, वैसे मुद्दों को रखें जो आर्थिक सुधार से संबंधित हो और जनता उससे ले, तो निर्वाचन से आर्थिक सुधारों का भी नेतृत्व मिल सकता है। शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करता है। निश्चित रूप से यह अवसर मिलता है कि लोग अपने अगर शासन से असंतुष्ट हैं तो उसके विरोध में मतदान कर सकते हैं। शासन की नीतियों में परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, यह भी है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो यह
मूल मामलों के लिए की गई थी। जो सलाहकार समिति बनी थी वो मूल अधिकार के लिए बनी थी, फंडामेंटल राइट्स के लिए बनी थी, अल्पसंख्यक मामलों के लिए बनी थी। उसके अलावा बनी थी वो ट्राइबल्स यानी जनजाति मामलों के लिए बनी थी, तो जनजाति और क्षेत्रों के लिए बनी थी, तो मूल मामलों के लिए बनी ही थी। और अल्पसंख्यक से जो ही जुड़ते हैं तो ही भाषाई मामले आ जाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका उत्तर होना चाहिए। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता है तो कौन सा प्रमुख कारक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है कि लोगों को अवसर और स्तर की समानता दी जाए, तो यह मिला हुआ है, तभी तो लोग बड़े छोटे सही बराबर होंगे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका इत्यादि क्या मिला? सशक्त किया गया है, तो यह भी सही है लोकतंत्र की सफलता के लिए। लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता और संविधान के बगैर जो है लोकतंत्र की स्थापना जो है, लोकतंत्र की सफलता जो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी भारत जैसे देश में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। तो न्यायालय संविधान की व्याख्या करने की मूल रूप से जो शक्ति प्राप्त है वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन उच्च न्यायालय भी संविधान की व्याख्या करता है अपने न्याय निर्णयों में। संवैधानिक अनुच्छेदों आदि की व्याख्या तो करता ही है। न्यायालय किसी भी विधायक या कार्यपालिका के कार्य को संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं, एकदम सही है, क्योंकि कोई भी जो राज्य सरकार के कानून है उसको हाईकोर्ट भी या केंद्र सरकार के कानून को भी हाईकोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड ठहरा सकती है। उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है, यह भी एकदम सही है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो भारत में मुख्य चुनौतियां क्या है कि महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना। आज भी देखिए महिला आरक्षण बिल आया, अभी लागू नहीं हुआ है, और यानी महिलाओं की संख्या जो है हमारे लोकतंत्र के मंदिरों में बहुत ही कम है। संसद में, विधायिका में, राज्यों की विधानसभाओं विधान परिषदों में भी बहुत कम है, तो यह भी जरूरी है। देश में लोगों की सहभागिता में नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सशक्त करना। तो सहायक संस्थानों को या शेष संस्थानों को नहीं, बल्कि सहायक संस्थानों जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करना यह बहुत ही ज़रूरी है। स्थानीय शासनों के लिए और अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना, यानी नगर पालिका और पंचायती राज को बहुत अधिक शक्ति देना, यह भी जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? तो यह के.एम. मुंशी के द्वारा बताया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान 4वीं अनुसूची में दिया गया है। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय कई क्रांतियों से प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से भी वो प्रभावित थे। अगर नए एनसीईआरटी को देखें तो आप वो फ्रांस की क्रांति की चर्चा करता है, और साथ ही साथ जुलाई क्रांति की चर्चा करता है जो कि फ्रांस क्रांति से ही संबंधित है। लेकिन अगर हम लोग पुराने एनसीईआरटी को देखें तो वहाँ पर स्पेनिश अमेरिका में जो क्रांतियाँ हुई थी, स्पेनिश अमेरिका यानी मैक्सिको और अमेरिका के वो हिस्से, यूएसए के वो हिस्से जिन पर स्पेन का नियंत्रण था, उनमें जो क्रांतियाँ हुई थी उनसे भी वो काफ़ी प्रभावित थे। तो यह दोनों इसका उत्तर हो सकता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है उसे बताना ज़्यादा सही होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल और उनकी स्थापना कब हुई थी, वह मिलाना है, वर्ष मिलाना है। तो देखें इन सब में जो सबसे नई पार्टी है वह है तृणमूल कांग्रेस, और जो सबसे नज़दीक का साल है वह है 1998। तो ए का हो जाएगा 1998। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, और सीपीआईएम मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी 1964 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 सी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? तो वे हुए थे 29 अगस्त 1947 को वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न,
मोतीलाल नेहरू तथा अन्य के द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता है? तो इन दोनों की जो सामान्य विशेषता है वो क्या है? स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। यहाँ भी जो है बिल ऑफ राइट्स था, एक मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट दिया गया था उसमें भी एक अधिकारों की सूची दी गई थी, बिल ऑफ राइट्स था। तो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की उसमें चर्चा की गई थी, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की भी चर्चा की गई थी। और जो कराची अधिवेशन था उसमें भी मूल अधिकारियों को चर्चा हुई थी, इसलिए और अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात हुई थी। तो यह दोनों ही होगा। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वह नेहरू रिपोर्ट में नहीं आया थी बात। आगे, कौन सा कथन भारत में समानता का अधिकार के बारे में सही है? तो समानता का अधिकार के बारे में यह सही है यहाँ पर बात कि यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, यह गलत है, क्योंकि नकारात्मक समानता की बात की गई है। जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नहीं का अर्थ हुआ नकारात्मकता है उसमें अधिकार में, तो इसलिए वहाँ पर है। या 17 में किया गया है कि छुआछूत, अस्पृश्यता नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता का अंत, तो वहाँ भी जो है नकारात्मकता है। तो यह जो है परिकल्पना की गई है। दूसरा, अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है, क्योंकि किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता को अवैध ठहराया गया है। तो अवैधता को क्या कर दिया गया है? शाश्वत। वह कि इस तरह यह जो छुआछूत है वह हमेशा के लिए यानी शाश्वत रूप से क्या है? अवैध है। तो कि समान को समान माना जाना चाहिए। भारत में समानता के अधिकार के बारे में यह सही है कि समान को समान माना जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सी। निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो यह कहा था सीले ने। अगला प्रश्न, किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित थे? 84 एससी के लिए और 47 जो थे वो एसटी के लिए। तो सी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो इसे हम लोग देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान यह शुरू हो गई थी, जब राष्ट्रीय संस्थानों की, राजनीतिक संस्थानों की स्थापना होने लगती है। तो 1850 के बाद का जो समय है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो इसका उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुख्यतः कहा गया है, इसीलिए एक को ही हमें टिक लगाना होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किया जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णित किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय को जो है यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शक्ति दी गई है। आर्टिकल 71 में यह वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय ही जो है इस विवाद का निपटारा करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है, इसलिए इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे क्षमा करें। कहीं से किसी अच्छे सोर्स में यह जानकारी नहीं मिली है। आपको अगर इसका उत्तर पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें और सोर्स भी लिखें कि आपको कहाँ से यह उत्तर मिला है इस प्रश्न का। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे लाइक करें। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ऐसे वीडियो आपके पास मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने परिचितों में, अपने सोशल मीडिया में। और साथ ही साथ कमेंट में आप बताएं कि अगर आप
इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, और इसका जो ऑथेंटिक सोर्स आपको मिला उसके सोर्स को भी लिखें, सोर्स कौन सी किताब है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।